आपका स्टडी विद सत्यम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज हम एलएलबी 6वें सेमेस्टर के चौथा प्रश्न पत्र मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने इस बार परीक्षा पैटर्न बहुविकल्पीय आधार पर रखा है, जिसके लिए आज हम बहुविकल्पीय आधार पर चौथे प्रश्न पत्र को 6वें सेमेस्टर की सीरीज को याद करते हैं। मित्रों, अगर आप इस वीडियो को 1 या 2 बार देख लेंगे तो आपको यह प्रश्न पत्र पूरी तरह याद हो जाएगा। आज का आपका प्रश्न पत्र है मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम। मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम। चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं इस सीरीज को याद करने का। आज इस सीरीज में शुरुआत करते हैं इस मोटिवेशनल वाक्य के साथ। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। बिल्कुल सही मित्रों, सफलता के लिए एकाग्रता का होना अत्यंत आवश्यक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न। वैकल्पिक विवाद निस्तारण विधि एक विकल्प है। यह आपका पहला प्रश्न है। वैकल्पिक विवाद निस्तारण विधि एक विकल्प है। मित्रों, इसी प्रकार प्रश्न आपके प्रश्न पुस्तिका में रहेगा, जिसमें आपको 4 विकल्प दिए होंगे, जिसमें से केवल एक विकल्प सही होगा। जो विकल्प सही होगा उसका आप आंसर OMR शीट पर गोला करेंगे। चलिए, इन 4 विकल्पों में हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला मध्यस्थता, दूसरा सुलह, तीसरा मुकदमेबाजी या चौथा वार्तालाप का। तो वैकल्पिक विवाद निस्तारण विधि एक विकल्प है। वैकल्पिक विवाद निस्तारण विधि एक विकल्प है। मध्यस्थता का, सुलह का या मुकदमेबाजी का या वार्तालाप का। इन 4 विकल्पों में से आपका सही विकल्प होगा मुकदमेबाजी का। मुकदमेबाजी का वैकल्पिक विवाद निस्तारण विधि एक विकल्प है मुकदमेबाजी का, याद रखें। चलिए प्रश्न नंबर 2 पे देखते हैं। वैकल्पिक विवाद निस्तारण मात्र एक उत्तर नहीं है। यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 उत्तर दिए गए हैं और पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर नहीं है वैकल्पिक विवाद निस्तारण का। व्यापारिक संव्यवहारों का पहला विकल्प कहता है, दूसरा कहता है कि विवादों की समस्या के समाधान का, या तीसरा कहता है अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों का, या चौथा कहता है घरेलू संव्यवहारों का। यहाँ पर आपका 4 विकल्पों में से सही आंसर होगा विवादों की समस्या के समाधान का। अर्थात वैकल्पिक विवाद निस्तारण मात्र एक उत्तर नहीं है विवादों की समस्या के समाधान का, विवादों के उत्तर के समाधान का। अर्थात आपका विकल्प नंबर बी पूर्णतया सही होगा। प्रश्न नंबर 3 आपका कहता है वैकल्पिक विवाद निवारण का अर्थ है। यहाँ पे वैकल्पिक विवाद निवारण का अर्थ आपसे पूछा गया है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। पहला कहता है वार्तालाप, दूसरा मध्यस्थता, तीसरा मध्यस्थम या चौथा कह रहा है ये सभी। उपरोक्त तीनों विकल्प, ये कह रहा है उपरोक्त तीनों विकल्प अर्थात ये सभी A, B और C। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डी नंबर ये सभी, क्योंकि वैकल्पिक विवाद निवारण का अर्थ होता है वार्तालाप भी होता है, मध्यस्थता भी होता है और मध्यस्थम भी होता है। याद रखें मित्रों, वैकल्पिक विवाद निवारण का अर्थ ये सभी होते हैं। चौथा प्रश्न आज आपका कहता है, चौथा प्रश्न कहता है भारत के पूर्व न्यायाधीश श्री RC लाहौटी के अनुसार वैकल्पिक विवाद निस्तारण में सम्मिलित है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें भी, लेकिन प्रश्न ध्यान दें श्री RC लाहौटी के अनुसार पूछा गया है। यदि किसी के नाम के साथ पूछा जाता है तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दें कि किस नाम के साथ किस मुख्य न्यायाधीश ने किन किन बातों को रखा है वैकल्पिक विवाद निस्तारण के लिए। श्री RC लाहौटी के अनुसार आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला दिया गया है मध्यस्थम, दूसरा दिया गया है मध्यस्थता और तीसरा दिया गया है सुलह और चौथा दिया गया है ये सभी। तो आपका RC लाहौटी के अनुसार ये सभी विकल्प सही होंगे, क्योंकि मध्यस्थता और मध्यस्थम और सुलह ये तीनों आवश्यक होता है वैकल्पिक विवाद निवारण के लिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 हमारा कहता है वैकल्पिक विवाद निवारण के अंतर्गत वैवाहिक विवादों का निपटारा किस विधि से होता है। यहाँ पर आपसे वैवाहिक विवाद के विषय में पूछा गया है। तो वैवाहिक विवादों का निपटारा किस विधि से होता है, कह रहा है मध्यस्थता से, सुलह से या सलाह से या सभी से। तो याद रखें वैवाहिक विवादों का निपटारा केवल सलाह के माध्यम से होता है, अर्थात विकल्प नंबर C आपका पूर्णतया सही होगा, सलाह। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आपका कहता है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की किस धारा या उपबंध के अनुसार न्यायालय को विवादों को लोक अदालत में भेजने की शक्ति प्रदान की गई है। यहाँ पे पूछा गया है कि न्यायालय को किस धारा या उपबंध के अनुसार यह शक्ति दी गई है कि किसी भी विवाद को लोक अदालत में भेज सकता है। इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, धारा 89(1), धारा 80, धारा 99 या धारा 119। यहाँ 4 विकल्पों में से आपका विकल्प बिल्कुल सही होगा, विकल्प नंबर A धारा 89(1)।
अर्थात याद रखें इस वाक्य को कि धारा 89(1) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की यह उपबंध करती है कि न्यायालय को विवादों को लोक अदालत में भेजने की शक्ति प्रदान की गई है। न्यायालय को किसी भी विवाद को लोक अदालत में भेजने का अधिकार होगा, यह अधिकार उन्हें धारा 89(1) देती है। यह याद रखें, धारा 89(1। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 7, वादिकारियों के पक्षकारों का विकास ... पर आधारित है। यहाँ जो रिक्त स्थान दिया गया है इसके लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। कह रहा है सही विकल्प कौन सा होगा? आपके 4 विकल्प हैं। पहला कहता है मध्यस्थता, दूसरा कह रहा है माध्यस्थम, तीसरा कह रहा है वार्तालाप, या चौथा कह रहा है सलाह। यहाँ पर रिक्त स्थान में इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो आपको इन 4 विकल्पों में से विकल्प नंबर ए पूर्णतया सही होगा, मध्यस्थता, अर्थात वादकारियों या पक्षकारों के विकास पर आधारित है मध्यस्थता। आइए मध्यस्थता। अब हम आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 आपका कहता है कि किस अधिनियम के अंतर्गत लोक अदालत की स्थापना के बारे में उपबंध किया गया है? आपसे अधिनियम पूछा गया है, जिस अधिनियम के अंतर्गत लोक अदालत की स्थापना की गई है या स्थापना के बारे में उपबंध किया गया है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प नंबर 1 कहता है मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996, दूसरा कहता है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, या तीसरा कहता है भारतीय संविदा अधिनियम 1972, या चौथा कहता है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। तो आपके इसमें सबसे सही विकल्प या सही विकल्प होगा विकल्प नंबर डी, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत लोक अदालत की स्थापना के बारे में उपबंध किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 आपका कहता है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 89 किस संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित की गई थी? याद रखें, इसमें पूछा गया है किस संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित की गई थी। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प सिविल प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 1999, सिविल प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 1999। दूसरा कह रहा है बी विकल्प सिविल प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 1976, या विकल्प नंबर सी सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2000, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 1 सिविल प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 1999, अर्थात सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 89 सिविल प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 1999 द्वारा संशोधित की गई थी। ध्यान दें मित्रों, अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 10, जिसमें कह रहा है किस संवैधानिक प्रावधान पूछा गया है। किसके लिए? किस संवैधानिक प्रावधान में समान न्याय और मुक्त विधिक सेवा का उपबंध किया गया है? पूछा गया है कि किस संवैधानिक प्रावधान में समान न्याय और मुक्त विधिक सेवा का उपबंध किया गया है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प कह रहा है अनुच्छेद 14 में, दूसरा कह रहा है अनुच्छेद 39 में, तीसरा कह रहा है अनुच्छेद 39A में, या चौथा कह रहा है अनुच्छेद 19 में। तो आपका सही विकल्प नंबर सी होगा अनुच्छेद 39A। उपरोक्त मतलब समान न्याय और मुक्त विधिक सेवा का उपबंध अनुच्छेद 39A में किया गया है। याद रखें, अनुच्छेद 39A में किया गया है, समान न्याय और मुक्त विधिक सेवा का प्रावधान किया गया है, संवैधानिक प्रावधान किया गया है। याद रखें अनुच्छेद 39A। इसी प्रकार आप बार बार किसी चीज को रटते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे तो आपको पूरी तरह याद हो जाएगा। पूरी तरह याद करने के अलावा आपको इस विकल्पों को समझना भी आवश्यक होगा, क्योंकि अगर प्रश्न को किसी प्रकार से घुमाता है परीक्षक आपके प्रश्न पत्र में, तो आपको प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही और सटीक आना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 कहता है लोक अदालत से संबंधित केंद्र है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प नंबर 1 वैकल्पिक विवाद निवारण, विकल्प नंबर 2 कहता है मुकदमेबाजी, या सी नंबर नुकसानी दावा, या डी नंबर क्षतिपूर्ति। आपको 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प कौन सा होगा? लोक अदालत से संबंधित केंद्र है, तो आपका लोक अदालत से संबंधित केंद्र वैकल्पिक विवाद निवारण है, अर्थात आपका विकल्प नंबर ए पूर्णतया सही होगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 12 आपका कहता है प्रथम लोक अदालत कहां आयोजित की गई। यहाँ पे पूछा गया है
प्रथम लोक अदालत कहाँ आयोजित की गई? यह आपका प्रश्न पूर्णतः जीके के तरीके भी लग रहा है कि आपको पूछ रहा है कि प्रथम लोक अदालत कहाँ आयोजित की गई। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प कहता है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, दूसरा कह रहा है मध्य प्रदेश के जबलपुर में, तीसरा कह रहा है महाराष्ट्र के नागपुर में, या चौथा कह रहा है गुजरात के जूनागढ़ में। तो आपका सही विकल्प होगा गुजरात के जूनागढ़ में, क्योंकि प्रथम लोक अदालत गुजरात के जूनागढ़ में ही आयोजित की गई थी। गुजरात के जूनागढ़ में प्रथम लोक अदालत आयोजित की गई थी। याद रखें, प्रथम लोक अदालत कहाँ आयोजित की गई थी? गुजरात के जूनागढ़ में। कहाँ आयोजित की गई थी? गुजरात के जूनागढ़ में। आप अगर 2-3 बार इस तरह अपने मन में बैठे बैठे वहीं पे अभ्यास करेंगे तो आपको यह प्रश्न भी याद हो जाएगा। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत विधिक सेवा में शामिल है। आपको पूछ रहा है कि विधिक सेवा में शामिल है किसके? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1947 के अंतर्गत। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प नंबर ए आपका कहता है न्यायालय के फीस प्रक्रिया शुल्क एवं अन्य प्रभारों का भुगतान। विकल्प नंबर बी कहता है किसी विधिक कार्यवाहियों में के मसविदा तैयार करने और दायर करने का प्रभार। तीसरा कहता है विधिक कार्यवाहियों के दौरान न्यायालय के निर्णय, आदेश आदि की प्रमाणिक प्रतिलिपि प्राप्त करना। यह कहता है उपरोक्त सभी। तो आपका इनमें से सही विकल्प होगा विकल्प नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी आपका सही होगा। अर्थात न्यायालय की फीस प्रक्रिया शुल्क एवं अन्य प्रभार भुगतान, किसी विधिक कार्यवाहियों के मसविदा तैयार करने और दायर करने का प्रभार, विधिक कार्यवाहियों के दौरान न्यायालय के निर्णय, आदेश आदि की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करना, और ये सभी तीनों प्रक्रिया विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत विधिक सेवा में शामिल है। प्रश्न नंबर आपका 14, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 आपका कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विवाद, निम्नलिखित में से कौन सा विवाद लोक अदालत द्वारा निर्णीत नहीं किया जाता है? यहाँ आपको मित्रों 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 विवाद दिए गए हैं, 4 विवादों की प्रकृति दी गई है। इनमें से पूछ रहा है कौन सा विवाद लोक अदालत द्वारा निर्णीत नहीं किया जा सकता है, अर्थात लोक अदालत उसमें अपना निर्णय नहीं दे सकती है। आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प है। पहला विकल्प सिविल प्रकृति, दूसरा विकल्प कहता है आपराधिक प्रवृत्ति, तीसरा कहता है राजस्व प्रकृति, या चौथा कहता है वैवाहिक प्रकृति। इन 4 प्रकृतियों में से आपका कौन सी ऐसी प्रकृति है जो लोक अदालत द्वारा निर्णीत नहीं किया जा सकता है? तो आप इस बात को पूर्णतः याद रखें, जो आपराधिक प्रवृत्ति होती है, विकल्प नंबर बी आपराधिक प्रवृत्ति आपका लोक अदालत द्वारा निर्णीत नहीं किया जाता है। अर्थात आपका विकल्प नंबर बी पूर्णतः सही होगा। विकल्प नंबर बी पूर्णतः सही होगा। विकल्प नंबर बी पूर्णतः सही होगा। आपराधिक प्रकृति के विवाद लोक अदालत द्वारा निर्णीत नहीं किए जा सकते हैं। ये आप पूर्णतः याद रखें, आपराधिक प्रकृति के विवाद लोक अदालत द्वारा निर्णीत नहीं किए जाते हैं, लोक अदालत द्वारा निर्णीत नहीं किए जा सकते हैं। प्रश्न नंबर अगला आपका प्रश्न नंबर 15 कहता है वार्तालाप की शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? पूछा गया वार्तालाप की शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प नंबर ए आपको कहता है कौशल ज्ञान की तैयारी, विकल्प नंबर बी कहता है परिवर्तनीय उपचार, विकल्प नंबर सी संतोषजनक उपचार, या ये सभी। तो आपको वार्तालाप की शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? वार्तालाप की शक्ति का मुख्य स्रोत ये सभी हैं। अर्थात विकल्प नंबर डी आपका पूर्णतः सही होगा, क्योंकि वार्तालाप की शक्ति का मुख्य स्रोत कौशल ज्ञान की एवं तैयारी, परिवर्तनीय उपचार, संतोषजनक उपचार, ये सभी सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 मध्यस्थता क्या है? पूछा गया है मध्यस्थता क्या है? आपका प्रश्न पत्र का नाम भी है मध्यस्थता या वैकल्पिक विवाद निवारण इसमें से पूछता है मध्यस्थता क्या है। तो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पूछ रहा है विकल्प नंबर ए आपका कहता है विवादों को सुलझाने की स्वैच्छिक प्रक्रिया है, दूसरा कहता है पक्षकारों द्वारा विवादों को सुलझाने की खोज है, तीसरा कहता है यह हस्तक्षेप द्वारा विवादों का समाधान है, या चौथा कहता है डी नंबर की ये एक सरलीकरण की प्रक्रिया है। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, पक्षकारों द्वारा विवादों को सुलझाने की खोज को ही मध्यस्थता कहते हैं, यह मध्यस्थता होती है। विकल्प नंबर बी आपका पूर्णतः सही होगा। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 17 आपका कहता है वैकल्पिक विवाद निवारण की कौन सी विधि वैवाहिक विवादों के में सर्वाधिक उपयुक्त है? पूछ रहा है वैवाहिक विवादों में सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी विधि है? आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पूछा है सलाह या मध्यस्थता या वार्तालाप या मध्यस्थम। 4 विकल्प आपको दिए गए। विकल्प नंबर ए कह रहा है सलाह, बी नंबर कहता है मध्यस्थम, तीसरा कहता है वार्तालाप, या चौथा कहता है मध्यस्थता। तो आपको जब भी वैवाहिक विवादों में सर्वाधिक उपयुक्त विधि पूछी जाए तो इसमें सीधे सीधे आपको सलाह देखना है या सलाह पे टिक करना है। इसका मतलब आपका विकल्प नंबर ए पूर्णतया सही होगा। याद रखें यह प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। जब भी वैवाहिक विवादों को पूछा जाए तो आपको वैवाहिक विवादों के निवारण में सबसे उपयुक्त माना जाता है सलाह को।
बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। प्रश्न नंबर 18 आपका कहता है सुलह की प्रक्रिया के प्रयोग का सर्वाधिक उपयुक्त प्रक्रम क्या है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें पहला कहता है वाद के विचारण के दौरान, दूसरा कहता है जब वाद का विचारण पूरा हो गया हो, तीसरा कहता है वाद विचारण के पूर्व स्तर पर, चौथा कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसमें से सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, वाद विचारण के पूर्व स्तर पर। सुलह की प्रक्रिया के प्रयोग का सर्वाधिक उपयुक्त प्रक्रम क्या है? वाद विचारण के पूर्व स्तर पर। अब आप अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 आपका कहता है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की किस धारा में माध्यस्थम का उपबंध है। अब पूछ रहा है कि माध्यस्थम का उपबंध किस धारा में किया गया है। विकल्प नंबर ए कहता है औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 21, दूसरा कहता है औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 11, तीसरा कहता है औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10A, या चौथा कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही विकल्प विकल्प नंबर सी होगा, औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10A मध्यस्थम का उपबंध करता है। आइए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 आपका कहता है पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1904 की किस धारा 9(1) में वैवाहिक मामलों को सुलझाने का अभिप्राय करती है। हम इसके पहले भी प्रश्नों पे देख चुके हैं, वैवाहिक मामलों को सुलझाने का प्रयास करती है। तो सीधे 4 विकल्प हालांकि दिए हुए हैं। पहला विकल्प आपका कहता है माध्यस्थम, दूसरा कहता है वार्तालाप, तीसरा कहता है सुलह, चौथा कहता है मध्यस्थता। तो हम जानते हैं कि वैवाहिक विवादों के अधिनियम में सुलझाने का अभिप्राय सीधे विकल्प नंबर सी आपका सुलह सही होगा। विकल्प नंबर सी सुलह आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 आपका कहता है सुलह प्रक्रिया के दौरान हड़ताल एवं तालाबंदी किस विधि के अंतर्गत प्रतिबंधित है। पूछा गया हड़ताल एवं तालाबंदी किस विधि के अंतर्गत प्रतिबंधित है। अगर सुलह प्रक्रिया चल रही है तो हड़ताल एवं तालाबंदी नहीं कर सकते हैं, यह आप जानते हैं, लेकिन किस विधि के अंतर्गत। तो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प नंबर 1 कहता है औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 20, दूसरा कहता है औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 23, तीसरा कहता है औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 14, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका सही विकल्प होगा, यहाँ पे आपका सबसे सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 23। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 23 आपका सही विकल्प होगा, क्योंकि सुलह प्रक्रिया के दौरान हड़ताल एवं तालाबंदी किस विधि के अंतर्गत प्रतिबंधित की गई है, तो वह प्रतिबंधित की गई है औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत प्रतिबंधित की गई है। औद्योगिक विवाद की अधिनियम की धारा 23 याद रखें, औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 23 यह उपबंध करती है कि अगर सुलह प्रक्रिया चल रही है तो उसके दौरान हड़ताल या तालाबंदी नहीं की जा सकती है। हड़ताल या तालाबंदी। चलिए मित्रों देखते हैं अपने अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 22 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा में सुलह का उपबंध किया गया है। पूछा गया है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा में सुलह का उपबंध किया गया है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प धारा 13 के अंतर्गत, या धारा 13B के अंतर्गत, या धारा 10 के अंतर्गत, या धारा 23(2) के अंतर्गत। पूछा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 याद रखें, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा में सुलह का उपबंध किया गया है। तो सुलह का उपबंध आपका किया गया है धारा 23(2) के अंतर्गत। सुलह का उपबंध किया गया है धारा 23(2) के अंतर्गत, अर्थात विकल्प नंबर डी आपका पूर्णतया सही होगा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 23 कहता है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 89 में कितने प्रकार के वैकल्पिक उपायों को बताया गया है। वैकल्पिक विवाद के उपायों को बताया गया है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला कहता है 3 प्रकार, दूसरा कहता है 5, तीसरा कहता है 7, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही आंसर होगा आपका आंसर नंबर बी 5, क्योंकि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 89 में 5 प्रकार के वैकल्पिक उपायों को बताया गया है। अगला प्रश्न नंबर 24 कहता है मध्यस्थम अधिनियम की किस धारा के अनुसार मध्यस्थ को पंचायत का कारण बताना आवश्यक है। पूछा गया है पंचायत का कारण किस अधिनियम या किस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत, मध्यस्थम अधिनियम की किस धारा के अनुसार मध्यस्थ को पंचायत का कारण बताना आवश्यक है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, धारा 30, धारा 31, या धारा 32, या धारा 35। तो आपका सही आंसर होगा धारा 31 के अनुसार मध्यस्थ को पंचायत का कारण बताना आवश्यक होता है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 आपका कहता है सुलहकर्ता के क्या अधिकार हैं, या सुलहकर्ता का क्या अधिकार है।
आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला कह रहा है पक्षकारों से संपर्क करने के लिए बुला सकता है, दूसरा कहता है पक्षकारों को लिखित बातचीत कर या संपर्क कर सकता है, तीसरा कहता है पक्षकारों से सलाह या परामर्श कर सुलह कार्यवाहियों के संबंध में बैठक का स्थान निर्धारित कर सकता है, यह कहता है उपरोक्त सभी। तो आपका इसमें से सही विकल्प होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि वह सुलहकर्ता के उपरोक्त दिए गए तीनों अधिकार होते हैं, अर्थात पक्षकारों से संपर्क करने के लिए बुला सकता है, पक्षकारों को लिखित बातचीत या संपर्क कर सकता है, तीसरा पक्षकारों से सलाह या परामर्श कर सुलह कार्यवाही के संबंध में बैठक का स्थान निर्धारित कर सकता है। आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न या इसी में से मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 का अगला प्रश्न शुद्ध अशुद्ध के तौर पर दिया गया है। इसमें प्रश्न 25 आपका पुनः कहता है परिभाषा के अनुसार शब्द माध्यस्थम से कोई माध्यस्थम तात्पर्य है, चाहे स्थायी मध्यस्थताकारी संस्था द्वारा प्रशासित हो या ना हो, यह वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है। यद्यपि आपके पूरे परीक्षा पैटर्न के दौरान इस पैटर्न के अनुसार आपसे प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन यदि आपकी सीरीज में दिया गया है तो इसको भी एक नजर में याद कर लेते हैं। परिभाषा के अनुसार माध्यस्थम को कोई माध्यस्थम तात्पर्य है, चाहे स्थायी मध्यस्थताकारी संस्था द्वारा प्रशासित हो या ना हो, कहता है यह शुद्ध है, या बी नंबर विकल्प कहता है शुद्ध है। तो आपका यह वाक्य शुद्ध है, विकल्प ए आपका सही होगा। आगे प्रश्न नंबर 26 यह भी इसी प्रकार का है। प्रश्न नंबर 26 भी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से यद्यपि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको एक नजर में देख करके याद ही कर लेते हैं, सुन करके याद कर लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न कहता है न्यायालय संपत्ति जो माध्यस्थम की विषय वस्तु है के लिए एक प्रापक नियुक्ति कर सकता है। विकल्प ए कहता है शुद्ध केवल उस स्थिति में जबकि कोई पक्षकार इस संबंध में प्रार्थना पत्र दे। ये दूसरा कहता है विकल्प नंबर बी अशुद्ध, क्योंकि न्यायालय इस तरह की कोई शक्ति धारित नहीं करता है। तो आपका यहाँ पे विकल्प नंबर ए सही होगा, शुद्ध केवल उस स्थिति तक या उस स्थिति में जबकि कोई पक्षकार इस संबंध में प्रार्थना पत्र दे। अगला प्रश्न आप प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 आपको कहता है एक निपटारा या समझौता। निपटारा समझौता आप जानते होंगे, निपटारा समझौता आम भाषा में प्रयोग किया जाता है। एक निपटारा समझौता पक्षकारों द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित अब इसे पूछा गया अंतिम है या पक्षकारों पर बाध्यकारी है। एक निपटारा या समझौता पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित बाध्यकारी है, यह विकल्प सी आपका कहता है। विकल्प सी आपका कहता है कि वही परिस्थिति और प्रभाव रखता है जैसे कि यह सहमत निबंधनों पर एक माध्यस्थम अधिकरण है, यह कहता है उपयुक्त सभी शुद्ध हैं। तो आपका विकल्प नंबर डी पूर्णतया सही होगा, उपयुक्त सभी शुद्ध हैं, उपयुक्त सभी शुद्ध हैं, विकल्प नंबर डी आपका पूर्णतया सही होगा। अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 कहता है एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम में एक पक्षकार अवश्य होना चाहिए। एक पक्षकार अवश्य होना चाहिए, यह कहता है विकल्प नंबर ए आपका कहता है विदेशी राज्य की सरकार। विकल्प नंबर बी कहता है एक विदेशी राष्ट्रीय, यह कहता है विकल्प नंबर सी एक निगमित निकाय जो भारत से अन्यथा किसी देश से निगमित है, यह विकल्प नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आपका आंसर डी नंबर सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न आपका देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 कहता है माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 9 किसके साथ संबंधित है? किससे संबंधित है? आपको जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इन 4 विकल्पों में से पहला विकल्प कहता है न्यायालय द्वारा अंतरिम उपाय, विकल्प नंबर बी न्यायालय की विवेकी शक्तियां, विकल्प नंबर सी मध्यस्थों की नियुक्ति, या विकल्प नंबर डी सुलहकर्ता की भूमिका। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर ए न्यायालय द्वारा अंतरिम उपाय। न्यायालय द्वारा अंतरिम उपाय माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 9 किसके साथ संबंधित है? तो न्यायालय द्वारा अंतरिम उपाय के साथ संबंधित है। अगला प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 आपका कहता है मध्यस्थों की नियुक्ति के संबंध में अशुद्ध अभिकथन चिन्हित करें। मध्यस्थों की नियुक्ति के संबंध में अशुद्ध अभिकथन चिन्हित करें। यहाँ पे आपको 4 कथन दिए गए हैं और आपको जो अशुद्ध कथन हो उसको चिन्हित करना है। आपको 4 कथन दिए गए हैं, 4 कथन में से आपको जो अशुद्ध कथन हो उसको चिन्हित करना है। पहला विकल्प आपका कहता है केवल भारतीय राष्ट्रीय का एक व्यक्ति मध्यस्थ हो सकता है। विकल्प नंबर बी आपका कहता है पक्षकारगण मध्यस्थ या मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं। विकल्प नंबर सी आपका कहता है यदि पक्षकारगण मध्यस्थ की नियुक्ति हेतु प्रक्रिया पर सहमत होने में असफल रहते हैं तो वहां 3 मध्यस्थ होंगे। प्रत्येक पक्षकार एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा और दोनों मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति करेंगे जो पीठासीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा।
यह विकल्प नंबर डी आपका कहता है एक मध्यस्थ वाली मध्यस्थम के में यदि पक्षकारगण 30 दिनों के भीतर मध्यस्थ पर सहमत नहीं होते हैं तो ऐसे एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का या ऐसे न्यायालयों द्वारा पदाभिहित किसी व्यक्ति द्वारा या संस्था द्वारा की जाएगी। तो यहाँ पे आपका विकल्प नंबर ए पूर्णतया अशुद्ध है, विकल्प नंबर ए आपका पूर्णतया अशुद्ध है, बाकी विकल्प पूर्णतया सही होते हैं। मध्यस्थों की नियुक्ति के संबंध में ये तीनों विकल्प सही है। ध्यान दें मित्रों, इस प्रश्न के ये तीनों विकल्प याद कर लें, क्योंकि इन विकल्पों से ही प्रश्न बनाए जा सकते हैं। इन विकल्पों से ही आगे आपको अभी इसी सीरीज में प्रश्न मिलेंगे या आपकी परीक्षा में इन विकल्पों के आधार पर ही इनमें से ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस प्रश्न को पूर्णतया याद कर लें। यह प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट रहेगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से आपका यह प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। याद रखें मित्रों, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी आपका यह प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 कहता है मध्यस्थम अधिकरण। मध्यस्थम अधिकरण आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पूछ रहा है मध्यस्थम अधिकरण क्या है, एक प्रकार से कहा जाए तो इनमें पूछा गया मध्यस्थम अधिकरण। 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प नंबर 1 आपका कहता है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और भारतीय शास्त्र अधिनियम 1972 द्वारा आबद्ध है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 द्वारा आबद्ध है। दूसरा कहता है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 द्वारा आबद्ध नहीं है। मध्यस्थम अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 द्वारा आबद्ध है। विकल्प नंबर बी कहता है आबद्ध नहीं है। यह विकल्प नंबर बी कहता है आबद्ध नहीं है। विकल्प नंबर सी आपका कहता है कि पक्षकारगण मध्यस्थम अधिकरण द्वारा अपनी कार्यवाहियों के संचालन में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं। यह विकल्प नंबर डी कहता है केवल बी और सी शुद्ध हैं, ए अशुद्ध है। तो आपका विकल्प नंबर डी ही पूर्णतः सही होगा, क्योंकि बी और सी शुद्ध हैं और ए अशुद्ध है। विकल्प नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 आपका कहता है पंचाट के किसी लिपिकीय कंकड़ या संगणनात्मक त्रुटि को शुद्ध करने के लिए विहित परिसीमा अवधि है। यहाँ पे आपको अवधि पूछी गई है। मध्यस्थम पंचाट में किसी लिपिकीय या टंकर संगणना की त्रुटि को शुद्ध करने के लिए आपसे अवधि पूछी गई है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प आपका 15 दिन कहता है 15 दिन, दूसरा कहता है 30 दिन, तीसरा कहता है 45 दिन, या चौथा कहता है 60 दिन। तो आपको मध्यस्थम पंचाट की किसी लिपिकीय या टंकर संगणना की त्रुटि को शुद्ध करने के लिए अधिकतम विहित परिसीमा अवधि क्या है? 30 दिन। अर्थात आपका विकल्प नंबर बी पूर्णतया सही होगा। विकल्प नंबर बी पूर्णतया सही होगा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 कहता है कोई लिखित संसूचना प्राप्त की गई समझी जाएगी यदि यह परिस्थिति को परिदत्त कर दी गई है। यदि यह परिस्थिति को परिदत्त कर दी गई है। आपको 4 विकल्प इसमें भी दिए गए हैं। पहला विकल्प कहता है व्यक्तिगत रूप से, दूसरा कहता है उसके व्यापारिक स्थान पर, तीसरा कहता है आदतन निवास स्थान पर, या चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, ये विकल्प आपका सही होगा। कोई लिखित संसूचना प्राप्त की गई समझी जाएगी यदि परिस्थिति को परिदत्त कर दी गई है, तो इनमें से कोई नहीं विकल्प सही होगा, क्योंकि इन जगह ये विकल्प परिदत्त नहीं माने जाएंगे। तो अर्थात इनमें से कोई नहीं ऑप्शन ज्यादा सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 34 सुलहकर्ता की संख्या होगी। अब इसमें सुलहकर्ता की संख्या पूछी गई है। यह प्रश्न भी आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ध्यान दें इस प्रश्न पर। सुलहकर्ता की संख्या होगी। विकल्प 1 कहता है 1, यह विकल्प बी कह रहा है 2 या 3 यदि पक्षकारगण सहमत हो। तीसरा कहता है यदि कोई संख्या चाहे पक्षकारगण सहमत हो या ना हो। यह विकल्प डी कहता है कोई संख्या निश्चित नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पे आपका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, क्योंकि 2 या 3 यदि पक्षकारगण सहमत हो सही होगा। 2 या 3 संख्या सही होगी। सुलहकर्ता की संख्या 2 या 3 यदि पक्षकारगण सहमत हो। अगला प्रश्न आपका देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 कहता है 35। प्रश्न नंबर 35 कहता है मध्यस्थम करार के पक्षकारगण द्वारा एक करार तात्पर्यित है। मध्यस्थम करार के पक्षकारगण द्वारा एक करार तात्पर्यित है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प नंबर ए कहता है विवादों को व्युत्पन्न हुए हैं को मध्यस्थम को प्रस्तुत करने के लिए। विकल्प नंबर बी कहता है एक पारिभाषिक विधिक संबंध चाहे संविदात्मक या नहीं के संबंध में किसी भविष्य के विवादों को मध्यस्थम को प्रस्तुत करना। या विकल्प नंबर सी कहता है वर्तमान एवं भविष्य के विवादों के समाधान हेतु अधिकारिकता विशेष के एक न्यायालय में भागीदार करना। यह विकल्प नंबर डी कहता है उपयुक्त दोनों ए और बी। प्रश्न नंबर आपका 35
प्रश्न नंबर 35 का विकल्प डी पूर्णतया सही होगा, क्योंकि विकल्प ए और बी दोनों सही है। मध्यस्थम करार के पक्षकार द्वारा एक करार तात्पर्य है। यहाँ पर विकल्प नंबर ए भी सही है और विकल्प नंबर बी भी सही है, अर्थात हमारा विकल्प उपयुक्त दोनों विकल्प सही माने जाएंगे और विकल्प डी प्रश्नानुसार सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36 आपका कहता है, प्रश्न नंबर 36 कहता है एक मध्यस्थ को नियुक्त करते समय मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित पर सम्यक ध्यान देते हैं। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से पूछा गया है मुख्य न्यायाधीश किसी मध्यस्थ को नियुक्त करते समय निम्नलिखित में से किन पर सम्यक ध्यान देते हैं। पहला विकल्प आपका कहता है पक्षकारों के करार द्वारा मध्यस्थ की अपेक्षित योग्यताएं। दूसरा कहता है एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रतिफल। या 3 नंबर कहता है उपयुक्त दोनों ए और बी। या डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो किसी मध्यस्थ को नियुक्त करते समय मुख्य न्यायाधीश दोनों विकल्प ए और दोनों पर ध्यान देते हैं, अर्थात हमारा प्रश्नानुसार विकल्प सी पूर्णतया सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37 किसी पक्षकार के आवेदन पर न्यायालय निम्नलिखित के लिए एक संरक्षक नियुक्त कर सकता है। किसी पक्षकार के आवेदन पर न्यायालय निम्नलिखित में से एक संरक्षक नियुक्त कर सकता है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प में से न्यायालय किसके लिए एक संरक्षक की नियुक्ति कर सकता है, यह आपको बताना होगा। तो आपका पहला विकल्प कहता है एक अल्पवयस्क के लिए, दूसरा कहता है अस्वस्थ मस्तिष्क वाले एक व्यक्ति के लिए। आपको 4 विकल्पों में से पहला कहता है अल्पवयस्क, दूसरा कहता है अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति के लिए, या तीसरा विकल्प कहता है एक व्यक्ति जो स्वस्थ मस्तिष्क का है, या डी नंबर कहता है उपयुक्त केवल ए और बी। तो आपका यहाँ पे सही विकल्प होगा ए और बी, क्योंकि किसी भी स्थिति में उस व्यक्ति के लिए संरक्षक की कोई आवश्यकता नहीं है जो स्वस्थ मस्तिष्क का है, अर्थात विकल्प नंबर सी आपका गलत होगा और विकल्प नंबर ए और बी के लिए दोनों के लिए किसी संरक्षक की नियुक्ति न्यायालय कर सकता है। प्रश्न नंबर 38 आपका अगला प्रश्न कहता है एक मध्यस्थम करार के संबंध में दोषपूर्ण आख्यान चिन्हित करें। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें दोषपूर्ण आख्यान चिन्हित करना है। पहला विकल्प आपका कहता है यह मौखिक हो सकेगा या लिखित। दूसरा विकल्प कहता है यह एक संविदा के मध्यस्थम खंड के प्रारूप में हो सकेगा। तीसरा विकल्प कहता है यह एक पृथक करार के प्रारूप में हो सकेगा। या चौथा विकल्प कहता है उपयुक्त सभी दोषपूर्ण आख्यान है। यहाँ पे आपका सही विकल्प होगा यह मौखिक हो सकेगा या लिखित, अर्थात विकल्प नंबर ए आपका पूर्णतया सही होगा। विकल्प नंबर ए आपका पूर्णतया सही होगा। विकल्प नंबर ए आपका प्रश्नानुसार सही होगा। अगला प्रश्न याद करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 39 39 प्रश्न नंबर 39 कहता है एक मध्यस्थम करार निम्नलिखित प्रारूपों में से किसी में लिखित में अवश्य होना चाहिए। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प नंबर ए आपका कहता है पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित एक दस्तावेज। विकल्प नंबर बी कहता है एक विनिमय पत्र, टेलेक्स या टेलीग्राम। विकल्प नंबर सी कहता है दावा एवं प्रतिरक्षा का अभिकथन कर विनिमय, जिसमें एक पक्षकार द्वारा करार का अस्तित्व अभिकथित होता है और अन्य के द्वारा इससे इनकार किया जा सकता है। यह विकल्प नंबर डी आपका कहता है उपयुक्त सभी कथन सही है। तो आपका उपयुक्त सभी कथन सही है, अर्थात विकल्प डी प्रश्नानुसार सही होगा। प्रश्नानुसार विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 आपका कहता है यदि एक मामले में एक कार्यवाही एक न्यायिक प्राधिकारी के समक्ष लाई जाती है तो एक मध्यस्थम करार की विषय वस्तु है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और मध्यस्थम करार की विषय वस्तु को पूछा गया है। यहाँ पे आपका पहला विकल्प कहता है ऐसा न्यायिक प्राधिकारी स्वप्रेरणा से पक्षकारों को मध्यस्थम को निर्दिष्ट कर देगा। दूसरा कहता है ऐसा न्यायिक प्राधिकारी अपने विवेकाधिकार से पक्षकारों को मध्यस्थम को निर्दिष्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है। तीसरा विकल्प आपका कहता है ऐसा न्यायिक प्राधिकारी पक्षकारों को किसी पक्षकार द्वारा न किए गए एक आवेदन पर पक्षकारों को निर्दिष्ट कर देगा। या विकल्प नंबर डी आपका कहता है ऐसा न्यायिक प्राधिकारी पक्षकारों को मध्यस्थम को निर्दिष्ट नहीं करेगा और हेतु के निर्धारण की कार्यवाही करेगा। तो आपका इनमें से सही विकल्प नंबर सी होगा। विकल्प नंबर सी पूर्णतया सही होगा कि एक मामले में एक कार्यवाही एक न्यायिक प्राधिकारी के समक्ष लाई जाती है तो एक मध्यस्थम करार की विषय वस्तु है। ऐसा न्यायिक प्राधिकारी पक्षकारों को किसी पक्षकार द्वारा न किए गए एक आवेदन पर पक्षकारों को निर्दिष्ट कर देगा। विकल्प नंबर
सी आपका पूर्णतः सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41 आपका कहता है पंचायत मध्यस्थम अधिकरण द्वारा निर्देश ग्रहण किए जाने की तारीख से कितने माह की अवधि के भीतर किया जाएगा। पंचायत या मध्यस्थम अधिकरण द्वारा निर्देश ग्रहण किए जाने की तारीख से कितने माह की अवधि के भीतर किया जाएगा। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प नंबर ए कहता है 6 माह, विकल्प नंबर बी कहता है 1 माह, विकल्प नंबर सी 12 माह या विकल्प नंबर डी 15 दिन। तो आपका विकल्प नंबर सी पूर्णतः सही होगा, 12 माह। 12 माह अर्थात 1 वर्ष का समय 1 वर्ष के भीतर किया जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। ये कहता है मध्यस्थ की नियुक्ति के संबंध में कौन सा अभिकथन दोषपूर्ण है। आपको 4 अभिकथन दिए गए हैं। 4 अभिकथन में आपको बताना है कि मध्यस्थ की नियुक्ति के संबंध में कौन सा कथन दोषपूर्ण है, कौन सा कथन दोषपूर्ण माना जाएगा। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्पों में से पहला विकल्प कहता है वहां केवल एक मध्यस्थ पर सहमत हो, वहां केवल एक मध्यस्थ पर सहमत हो। दूसरा कहता है वहां 2 मध्यस्थ हो सकेंगे, प्रत्येक पक्षकार एक मध्यस्थ नियुक्त कर सकता है। 2 मध्यस्थ तब हो सकेंगे, प्रत्येक पक्षकार एक मध्यस्थ नियुक्त कर सकता है। या विकल्प नंबर सी आपका कहता है, विकल्प नंबर सी कहता है वहां 3 मध्यस्थ हो सकेंगे, प्रत्येक पक्षकार एक मध्यस्थ नियुक्त कर सकेगा और पक्षकारगण तीसरे मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा। मैंने पहले भी बताया था एक प्रश्न के तीनों विकल्प याद करने के लिए ये उन्हीं विकल्पों में से प्रश्न बन रहे हैं। ध्यान दें, इन विकल्पों में से प्रश्न बार बार बनाए जाते हैं। यह विकल्प तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी मध्यस्थ को नियुक्त करते समय प्रत्येक पक्षकार एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा और दोनों पक्षकार मिलकर एक तीसरे मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करेंगे, जो पीठासीन के रूप में कार्य करेगा। ध्यान दें, जो पीठासीन के रूप में कार्य करेगा। विकल्प नंबर डी आपका कहता है धारा 64 में 3 से अधिक मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए प्रावधान है। तो आपका इनमें से विकल्प नंबर डी पूर्णतः सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यम में एकमात्र या तीसरा मध्यस्थ की नियुक्ति के मामले में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त कर सकते हैं। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त कर सकते हैं। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। पहला विकल्प कहता है पक्षकारों को राष्ट्रीयता के से भिन्न राष्ट्रीयता का एक मध्यस्थ। दूसरा कहता है उसी राष्ट्रीयता का एक मध्यस्थ जैसी दोनों पक्षकारों की राष्ट्रीयता है। तीसरा कहता है उसी राष्ट्रीयता का एक मध्यस्थ जैसे पक्षकारों में से एक की राष्ट्रीयता है। या चौथा कहता है पक्षकारों में से एक की राष्ट्रीयता से अंतरराष्ट्रीयता का एक मध्यस्थ। यहाँ पे आपका विकल्प नंबर ए पूर्णतः सही होगा, पक्षकारों की राष्ट्रीयता से भिन्न राष्ट्रीयता का एक मध्यस्थ भी नियुक्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 44 आपका कहता है एक मध्यस्थ को निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी जा सकेगी। एक मध्यस्थ को निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी जा सकेगी। आपको आधार दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प कहता है वह पक्षकारों द्वारा सहमत अपेक्षित योग्यता नहीं रखता। यह दूसरा विकल्प कहता है आपको यह उसकी स्वतंत्रता के बारे में न्यायोचित पूर्ण संदेह है, यह उसकी स्वतंत्रता के बारे में न्यायोचित पूर्ण संदेह। या तीसरा कहता है विकल्प उसकी निष्पक्षता के बारे में न्यायोचित पूर्ण संदेह। या चौथा विकल्प कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं विकल्प ही आपका सही होगा, क्योंकि एक मध्यस्थ को निम्नलिखित आधारों पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। या कह सकें, अगर प्रश्न को दूसरे तरीके से देखें कि निम्नलिखित आधारों पर चुनौती नहीं दी जा सकती है और पूछ रहा है प्रश्न की चुनौती दी जा सकती है, अर्थात ये तीनों विकल्पों के आधार पर चुनौती दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है। इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं रहेगा, क्योंकि उपयुक्त आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 45 आपका कहता है धारा 13 के अनुसार। यहाँ पे वही सत्य पूछा गया है जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से यद्यपि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर प्रश्न है तो इसको याद कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 45 आपका कहता है धारा 13 के अनुसार एक मध्यस्थ को चुनौती मध्यस्थम अधिकरण द्वारा निर्धारित की जाती है जब तक चुनौती किया गया मध्यस्थ अपने पद से हट नहीं जाता। यह विकल्प आपका सत्य है या असत्य है। यह कथन जो कहा गया है आपका सत्य है या असत्य है, तो यह कथन आपका पूर्णतः सत्य है, अर्थात विकल्प नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 46 नंबर कहता है मध्यस्थम अधिनिर्णय अपास किया जा सकेगा। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। न्यायालय द्वारा पहला विकल्प कहता है, दूसरा विकल्प कहता है स्वयं मध्यस्थम अधिकरण द्वारा, तीसरा विकल्प कहता है या तो न्यायालय द्वारा या मध्यस्थम अधिकरण द्वारा, चौथा विकल्प कहता है ना तो न्यायालय द्वारा ना ही मध्यस्थम अधिकरण द्वारा। मध्यस्थम अधिकरण की आधिकारिकता के यहाँ पे आपका सही आंसर होगा, सही उत्तर प्रश्न नंबर 1 आपका सही होगा। प्रश्न नंबर ए आपका सही होगा, न्यायालय द्वारा मध्यस्थम अधिनिर्णय अपास किया जा सकता है न्यायालय द्वारा। बिल्कुल ही सरल क्वेश्चन है ये, बिल्कुल ही समझ का क्वेश्चन है। लगभग सभी को यह प्रश्न पता होगा या इसका आंसर आता रहा होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47 संबंध में अशुद्ध अभिकथन चिन्हित करें। यह प्रश्न अशुद्ध अभिकथन चिन्हित करना है। आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें से जो अशुद्ध अभिकथन हो उसको चिन्हित करना है। पहला विकल्प कहता है अधिकरण अपनी निजी अधिकारिकता पर व्यवस्था देख सकती है। दूसरा कहता है विकल्प अधिकारिकता के बारे में प्रतिरक्षा का प्रश्न अभिकथन प्रस्तुत कर देने की पश्चात नहीं उठाया जा सकता है। प्रश्न नंबर सी कहता है पक्षकार जिसने एक मध्यस्थ नियुक्त किया वह अधिकारिकता का प्रश्न नहीं उठा सकता है, वह अधिकारिकता का प्रश्न नहीं उठा सकता है। यह विकल्प नंबर डी आपका कहता है, विकल्प नंबर डी आपका कहता है मध्यस्थम अधिकरण से आश्रित मध्यस्थम अधिनिर्णय से आश्रित पक्षकार जो अधिकारिकता का तर्क अस्वीकृत करता है न्यायालय को इसे अपास्त करने के लिए आवेदन कर सकेगा। तो आपका विकल्प नंबर सी पूर्णतया सही होगा, विकल्प नंबर सी पूर्णतया सही होगा, विकल्प नंबर सी ही आपका पूर्णतया सही होगा। प्रश्न नंबर 48 आपका कहता है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, ये कहता है धारा 18 मध्यस्थम अधिकरण पर निम्नलिखित कर्तव्य अधिरोपित करती है। आपको 4 कर्तव्य दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको बताना है कि धारा 18 मध्यस्थम अधिकरण पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य अधिरोपित करती है। पहला विकल्प आपका कहता है इसे प्रत्येक पक्षकार से एक समान व्यवहार करना चाहिए। ये दूसरा विकल्प कहता है इसे प्रत्येक पक्षकार को अपना प्रकरण प्रस्तुत करने के लिए पूर्ण अवसर प्रदान करना चाहिए। या तीसरा विकल्प आपका कहता है अधिकरण का मध्यस्थ उस पक्षकार जिसने उसे नियुक्त किया है के पक्ष में होगा। यह उपयुक्त विकल्प नंबर डी कहता है केवल उपर्युक्त ए और बी शुद्ध है। यहाँ पर ध्यान दें आपका डी नंबर विकल्प प्रश्नानुसार सही होगा क्योंकि विकल्प ए और बी सही है, लेकिन विकल्प सी तो आप स्वयं देख सकते हैं कि अधिकरण का मध्यस्थ उस पक्षकार जिसने उसे नियुक्त किया है के पक्ष में निर्णय होगा। तो यह तो बात न्याय संगत नहीं होगी, यह बात पूर्णतया मध्यस्थ के लिए न्याय संगत नहीं होगी, अर्थात विकल्प सी तो ऐसा भी आपका गलत है। सीधे से बात, यह प्रश्न आपको सभी को समझ में भी पहले से ही आता रहा होगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 49 देखते हैं मध्यस्थम पंचायत की समय सीमा। आपको समय सीमा कब से पूछा है? 2016 के अधिनियम संख्या 3 की धारा 15 द्वारा अंतः स्थापित। आपको दिया गया है 2016 के अधिनियम संख्या 3 की धारा 15 द्वारा अंतः स्थापित पूछ रहा है कि मध्यस्थम पंचायत की समय सीमा मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की किस धारा में वर्णित है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 धाराएं दी गई हैं। पहले विकल्प में कहा गया है धारा 29 के अंतर्गत, दूसरा विकल्प कहता है धारा 29 का के अंतर्गत, तीसरा विकल्प कहता है धारा 29 ख के अंतर्गत और चौथा विकल्प कहता है धारा 31 का के अंतर्गत। तो आप ध्यान दें इनमें से आपको 4 धाराएं दी गई हैं। इन चारों धारा आपको कंफ्यूजन के लिए कंफ्यूजन दे सकती है क्योंकि धारा 29 दिया है, धारा 29 का दिया है, धारा 29 खा दिया है, धारा 31 का दिया है। तो आपका सही विकल्प होगा धारा 29 का के अंतर्गत, अर्थात विकल्प नंबर बी आपका पूर्णतया सही होगा, विकल्प नंबर बी पूर्णतया सही होगा धारा 29 का के अंतर्गत। मध्यस्थम पंचायत की समय सीमा मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की धारा में वर्णित है, धारा 29 का में वर्णित है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 आपका कहता है, प्रश्न नंबर 50 आपका कहता है मध्यस्थम अधिकरण सशक्त है, मध्यस्थम अधिकरण सशक्त है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको बताना है कि मध्यस्थम अधिकरण कहां सशक्त है। पहला कहता है ब्याज स्वीकृत करने के लिए जहां अधिनिर्णय धन के भुगतान से संबंधित है। यदि अधिनिर्णय धन के भुगतान से संबंधित है तो ब्याज स्वीकृत करने के लिए। या दूसरा कहता है दरें निश्चित करता है, दरें निश्चित कर सकता है जिस पर ब्याज संगठित की जाएगी और यदि दर इस प्रकार निश्चित नहीं है तो ब्याज अधिनिर्णय की तिथि से भुगतान तक 18% वार्षिक की दर से संदेह होगा। विकल्प नंबर सी आपका कहता है एक मध्यस्थम की लागत निश्चित करने के लिए व्ययों की हकदार पक्षकार जो व्ययों का भुगतान करेगा और नीति जिससे व्ययों को संदत्त किया जाएगा। यह विकल्प नंबर डी कहता है। उपयुक्त सभी, तो आप सभी जानते हैं कि विकल्प नंबर डी ही सही होगा क्योंकि सारे विकल्प सही हैं। मध्यस्थम अधिकरण सशक्त है उपयुक्त सभी विकल्पों के लिए, अर्थात आपके तीनों विकल्प सही हैं। तो प्रश्नानुसार विकल्प डी सही होगा, उपयुक्त सभी सही होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 51 प्रश्न कहता है आपका एक मध्यस्थ का आदेश समाप्त हो जाएगा यदि वह। अब पूछ रहा है कि मध्यस्थ का आदेश कब समाप्त हो जाएगा। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। यदि वह अपने कृत्यों का अनुपालन करने में असमर्थ हो जाता है, दूसरा विकल्प कहता है स्वयं अपने पद से हट जाता है या पक्षकारगण उसके आदेश को समाप्त कर देने के लिए सहमत हो जाते हैं, या तीसरा कहता है किन्हीं प्रकरणों में जो ऊपर विकल्प ए और बी उल्लेखित हैं, किन्हीं प्रकरणों में जो ऊपर ए और बी उल्लेखित हैं। यदि कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आपका विकल्प
नंबर सी सही होगा, क्योंकि उपरोक्त जो ए और बी दिए गए हैं ये दोनों सत्य हैं, अर्थात विकल्प नंबर सी आपका प्रश्नानुसार सही होगा। अपने कृत्यों का अनुपालन करने में असमर्थ हो जाता है तो मध्यस्थ का आदेश समाप्त हो जाएगा। ध्यान दें इस प्रश्न पर, यदि वह स्वयं अपने पद से हट जाता है या पक्षकारगण उनके आदेश को समाप्त कर देने के लिए सहमत हो जाते हैं तो भी मध्यस्थ का आदेश समाप्त हो जाएगा, अर्थात विकल्प नंबर सी आपका सही होगा। आगे इस वीडियो में हम इतने ही प्रश्नों को याद करते हैं मित्रों। अगला वीडियो में जल्द ही आपके समक्ष लाऊंगा जिसमें इसके आगे के प्रश्नों को याद करेंगे, क्योंकि अगर लगातार इसी में ही पूरी सीरीज याद करेंगे तो यह वीडियो अत्यंत लंबा हो जाएगा, जिसको देखने या अपलोड करने में लगभग दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए यह वीडियो इतना ही रखते हैं। और 51 प्रश्न याद करने के बाद मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लाऊंगा, इसमें इसके आगे के सभी प्रश्नों को याद करेंगे। यहाँ तक के लिए सभी मित्र इसको याद करें। जल्दी मैं अगले वीडियो के साथ मिलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।